हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारे जो आरएस मेंस के पेपर फोर्थ यानी जनरल हिंदी चल रही थी। इस जनरल हिंदी की बात करें तो इसमें हमारा जो टेस्ट है, इस टेस्ट में हमारे पार्ट ए तो कंप्लीट रहने वाला है और पार्ट बी के हमारे जो कुछ और टॉपिक है वो आज हमें करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, पार्ट ए में आपके व्याकरण के सारे टॉपिक कौन कौन से, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, युग्म में सार्थक शब्द और आपके वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब आपके रहने वाले हैं। अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में हम बात करें तो पार्ट बी का आज जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, एक क्वेश्चन हम अच्छे से कवर करेंगे और वो कौन सा, हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद की अगर बात करें तो ये आपके एग्जाम में कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर का आएगा। इसमें आपके क्या होगा कि आपको या तो लाइनें, पहले तो आती थी लाइनें और अब आने लग गई है बड़ी बड़ी लाइनें, 2 से 3 लाइनें, ठीक है। या फिर आपको पूरा का पूरा लगभग 75 शब्दों के लगभग है, आपको क्या दे देंगे, पूरा पैराग्राफ दे देंगे और उसकी आपसे हिंदी अनुवाद पूछेंगे। तो आज मैं वही आपके लिए पैराग्राफ लेके आई हूँ, उसकी हम हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। क्योंकि इंग्लिश में जो पैराग्राफ आता है उसका हमें हिंदी अनुवाद करना होता है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का हमारे एग्जाम में आता है। तो जो आपका 5 टॉपिक आपके पार्ट बी में दिए हुए सिलेबस में, तो वो 5 में से आज आज का जो 5वां और लास्ट टॉपिक है वो इसमें आज हमें कवर करेंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए करेंगे और पार्ट ए के अगर सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सारे के सारे कितने हैं, 2 मार्क्स की है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद करना है, हमें क्या करना है, संधि विच्छेद। जो हमें शब्द दिया गया है, उसका हमें संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले हमारा शब्द है राघव। राघव की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, रघु प्लस ए, इसमें ए प्रत्यय लगा हुआ है, रघु प्लस ए, राघव। दूसरा है अध्ययन। अध्ययन की बात करें तो अधि प्लस अयन, अध्ययन। इसमें अधि आपका उपसर्ग भी है, अधि प्लस अयन। अगला जो हमारा शब्द आता है विंध्याचल। विंध्याचल की बात करें तो इसमें विंध्य है, विंध्य प्लस अचल। जो जो हमें सिर्फ डायरेक्ट जैसे एग्जाम में हमें लिखना होता है वो ही हम इसमें लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा हम फैक्ट की बातें इसमें नहीं करेंगे। सौंदर्य। सौंदर्य के अगर संधि विच्छेद करें तो इसमें आ जाएगा सुंदर, सुंदर प्लस यह, सुंदर प्लस यह। मैंने आपको जब शब्द शुद्धि करवाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, आपके जो शब्द शुद्धि जो टॉपिक मैंने करवाया था पार्ट ए और पार्ट बी, वेरी इंपॉर्टेंट थे। मैंने सारी चीजें उसमें बताई थी, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी एक साथ है वो 2 प्रत्यय नहीं आते। यानी अगर ये आपका सौंदर्यता शब्द है, वैसे देखें तो लिखने में बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन ये आपका गलत होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपके ता और यह प्रत्यय साथ में नहीं आते। अब यहाँ पे ये प्रत्यय से बना शब्द है ना, तब मैंने आपको बताया है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये सौंदर्य है, सौंदर्य बिल्कुल सही है, आप लिखने में बिल्कुल सही है। और ये आपका सुंदरता, सुंदरता भी बिल्कुल सही है। अगर ये अलग अलग आ जाए ना तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सुंदर प्लस ता पढ़ते और ये सुंदर प्लस यह सौंदर्य पढ़ते, लेकिन कभी भी सौंदर्यता नहीं होता। ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला, ये हमारी संधि हो गई। अब हम बात करते हैं उपसर्ग की। हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है उपसर्ग का। इसमें हमें क्या करना है कि शब्दों में से उपसर्ग है वो अलग कीजिए। शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से उपसर्ग है वो अलग करने हैं। पहला शब्द हमें दिया हुआ है संसार। संसार, संसार की बात करें तो इसमें कौन सा है, इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है, सम प्लस सार, सम प्लस सार। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, सम है। अधोगति। अधोगति की बात करें तो इसमें जो उपसर्ग दिया हुआ है वो कौन सा है, अध, अध उपसर्ग और प्लस में गति, अध उपसर्ग और गति। अन्वय की बात करें तो इसमें आपका अनु उपसर्ग दिया हुआ है, अनु उपसर्ग दिया हुआ है, ठीक है। अनु उपसर्ग के साथ में अनु उपसर्ग प्लस में अय बनता है। अब आप ध्यान रखिए, इसमें क्या क्या बोला है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए, ठीक है।
अगर आपसे ये बोलता कि मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए तो आप अलग अलग, अब आपके दोनों ही है, आप पूरा का पूरा लिख के आ सकते हो या फिर सिर्फ है उपसर्ग लिख के आ सकते हो। ठीक है, अगला है अधीन। अधीन की बात करें तो इसमें कौन सा अधि उपसर्ग है, अधि प्लस इन, अधीन। संसार में सम उपसर्ग, अधोगति में अध उपसर्ग, अन्वय में अनु उपसर्ग और अधीन में अधि उपसर्ग। ये दूसरा क्वेश्चन आपका उपसर्ग का कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रत्यय का। इसमें भी हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि प्रत्यय है, शब्दों में से प्रत्यय है वो पृथक करना है। सबसे पहले में दिया गया है विशेला। इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें है एला प्रत्यय, विष प्लस एला तो विशेला। नूतन, नूतन में नव प्लस तन, नव प्लस तन। मनोहर, मन विसर्ग प्लस हर। जलमय, जल प्लस मय। तो इसमें आप पढ़ते देख लेना, एला तन हर और मय, एला तन हर और मय। अगला क्वेश्चन आता है हमारा विलोम शब्द का। हमें चार शब्द दिए गए हैं, चारों के चारों आधा आधा नंबर के हैं और इनमें हमें विलोम शब्द इनका लिखना है। सबसे पहले हमें दिया गया संस्कृति। संस्कृति का क्या होता है, विकृति। संस्कृति का विकृति। लोभी, लोभी का क्या होगा, निर्लोभ, लोभी का निर्लोभ। अगला है देवी, देवी का क्या होगा, मानुषी, देवी का मानुषी। अगला गरिमा, गरिमा का लघिमा, गरिमा का लघिमा। तो ये हमारे चारों के चारों हमने क्या लिख दिए, विलोम शब्द लिख दिए। अगला शब्द आता है हमारा पर्यायवाची शब्द का। पर्यायवाची की बात करें तो हमें दो शब्द दिए गए हैं, मनु और विवाह। इनके हमें दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। मनु की बात करें तो इसका पर्यायवाची जनक हो सकता है, प्रजापति हो सकता है, प्रजापति, मनु, जनक। और इसका क्या हो सकता है, तीसरा आप लिखना चाहे तो आदि पुरुष, आदि पुरुष। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो आपको दो ही लिखना है, तो मनु, जनक, प्रजापति, आदि पुरुष। अगला आता है विवाह। विवाह के तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे ब्याह, परिणय, परिणय, पाणिग्रह, पाणिग्रह। तो ये सारे आप लिख सकते हो। ठीक है, विवाह, व्याह, परिणय, पाणिग्रह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए। अब आता है हमारा अर्थभेद। अर्थभेद में आपको शब्द युग्म दिए गए हैं, एक दिया है परीक्षत और एक दिया गया है परीक्षित। परीक्षत और परीक्षित दोनों विद्या और विद्या, विद्या और विद्या। अगर हम परीक्षित की बात करें तो इसका अर्थ होता है नष्ट या फिर भ्रष्ट, नष्ट लिख दे या फिर लिख दे अपने भ्रष्ट। ठीक है, दूसरा आता है अपना परीक्षित। परीक्षित, परीक्षित का अर्थ देखें तो इसका होता है कि जांचा हुआ। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, जांचा हुआ, परीक्षित जांचा हुआ। अगला आता है विद्या। विद्या का अर्थ तो वही शिक्षा, विद्या, शिक्षा या ज्ञान, या ज्ञान। और विद्या, विद्या का अर्थ होता है ढंग, विद्या का अर्थ होता है ढंग। तो आप इनका चारों का अच्छे से याद रखना, परीक्षित नष्ट या भ्रष्ट, परीक्षित जांचा हुआ, विद्या शिक्षा या ज्ञान, और विद्या ढंग। ठीक है, आगे आता है अपना वाक्यांश के लिए एक शब्द। इन वाक्यों के लिए सार्थक शब्द है वो लिखिए। जो अतिथि का सत्कार करता है, जो अतिथि का सत्कार करता है यानी मेजबान होता है, मेजबानी करने वाला मेजबान, या फिर इसको क्या बोलते हैं, आप इसको आतिथ्य भी बोल सकते हैं। आतिथ्य ये सही रहेगा, मेरे को लगता है आतिथ्य। जो अतिथि का सत्कार करता है, आतिथ्य। पश्चिम व दक्षिण के मध्य की दिशा। तो पश्चिम व दक्षिण के जो मध्य की दिशा होती है वो होते हैं नैऋत्य, वो क्या होते हैं, नैऋत्य। ठीक है, नैऋत्य। पश्चिम और दक्षिण की, यानी ये जो पश्चिम हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये जो दिशा है वो क्या है, नैऋत्य। आगे हमारा क्वेश्चन आता है वाक्य शुद्धि का। वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए।
वह इस इलाके का विख्यात तस्कर है। वह इस इलाके का विख्यात तस्कर है। तो वह इस इलाके का विख्यात नहीं होगा, तस्कर आ गया तो कुख्यात होगा। विख्यात नहीं होगा, इसकी जगह क्या लिखोगे आप? कुख्यात। कुख्यात। एक ये देखना, विख्यात कुख्यात विलोम शब्द भी हो गया। ठीक है, तो आप लिखोगे वह इस इलाके का कुख्यात तस्कर है। उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उस करुण दृश्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे? उस करुण दृश्य को देखकर उसके आंसू आ गए। भी आंसू तो आंखों में आते हैं ना, तो आंखों में लिखने की कहाँ जरूरत है? उस करुण दृश्य को देखकर उसके, यहाँ पे उसकी आंखों में, इन तीन वर्ड की जगह आप क्या लिखोगे? उसके आंसू आ गए। उसके आंसू आ गए, यानी आप इन तीन वर्डों को, उसकी आंखों में, इनको हटा दोगे, आप सीधा लिख दोगे उस करुण दृश्य को देखकर उसके आंसू आ गए। ये हमारी वाक्य शुद्धि हो गई। अब हमारी आती है शब्द शुद्धि। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। अरण्य, संसारिक, बेईमान, प्रियदर्शनी। अरण्यक, अरण्य की बात करें तो इसका अरण्य नहीं होता, इसका होता है अरण्य। अरण्य। संसारिक, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। संसारिक। बेईमान, बेईमान में जो ई की मात्रा है वो बड़ी आती है। बेईमान। ठीक है। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी नहीं होता, प्रियदर्शिनी होता है। क्या होता है? प्रियदर्शिनी, स के ऊपर छोटी मात्रा आती है। ठीक है, प्रियदर्शिनी। ठीक है। अरण्य नहीं होता, अरण्य। संसारिक नहीं, सांसारिक। बेईमान में ई पर बड़ी मात्रा। प्रियदर्शनी नहीं, प्रियदर्शिनी होता है। तो ये हमारे शब्द शुद्ध हो गए। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है लोकोक्तियों पर। मुहावरे पर हमने पहले टेस्ट में किए थे, अब हम लोकोक्ति करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और हमें इनके है वो अर्थ भी समझते आते रहेंगे। भी एक टेस्ट में हमने मुहावरा कर लिया, एक में हमने क्या कर ले, लोकोक्ति कर लेंगे। आपके जो पेपर होगा उसमें दोनों ही आएंगे। जो आपका लोकोक्ति होगा वो भी आएगा और आपका मुहावरा भी आएगा। तो इसमें ये होता है कि हमें टाइम भी कम लगे और उन दोनों की भी प्रैक्टिस हमारी चलती रहे। निम्नलिखित लोकोक्तियों का भावार्थ वाक्य में प्रयोग से स्पष्ट कीजिए। इसमें हमें क्या दिया गया? जिन ढूंढा तीन पाइया। जिन ढूंढा तीन पाया, गहरे पानी पेट। गहरे पानी बेट, यानी जो संकल्पशील होते हैं वो परिश्रम करके लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। ठीक है, जिन ढूंढा तीन पाया, गहरे पानी पेट, यानी जो संकल्पशील होते हैं, संकल्पशील होते हैं वो परिश्रम करके लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो संकल्पशील होते हैं, संकल्पशील होते हैं, होते हैं, वह परिश्रम करके, परिश्रम करके लक्ष्य प्राप्त, लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, लेते हैं। अब इसका हमें क्या करना है? अब इसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो वाक्य में प्रयोग करने के लिए रुकिए, मैं आपको इसमें करके दिखा देती हूँ। जैसे हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो संकल्पशील होते हैं वो परिश्रम करके लक्ष्य प्राप्त कर ही लेते हैं। कि किसी का आप नाम देख लेते, जैसे कोई वैज्ञानिक ले लिए कि थॉमस एडिसन थे, सैकड़ों बार असफल हुए। असफल होने के बाद भी वो अतंतः विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि जिन ढूंढा तीन पाया, गहरे पानी पेट है। क्योंकि जो आपके थॉमस एडिसन थे, उन्होंने कई बार असफलताएं देखी, लेकिन बाद में अंततः उन्होंने विद्युत बल्ब बनाने में सफलता हासिल कर ही ली। तो हम वाक्य में प्रयोग है वो लिखेंगे। थॉमस, थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन सैकड़ों बार, सैकड़ों बार असफल होने पर, असफल होने के बाद भी, होने के बाद भी, अंततः, 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 अं
अंततः विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए, बनाने में सफल हो गए, हो गए। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, कहा जाता है, जिन ढूंढा, जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पेट, गहरे पानी पेट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वाक्य में प्रयोग हो गया। अगले अगर हम बात करें हमारे अगले एग्जाम्पल पर, ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात क्या होते हैं कि सदा एक की स्थिति रहना, सदा एक ही स्थिति रहना यानी सदा एक जैसा रहना। तो आप लिख सकते हो सदा एक सा रहना, सदा एक सा रहना। अपन इसका अगर देखें कि वाक्य में प्रयोग क्या हो सकता है कि हाँ, 1 करोड़ की लॉटरी जीतने के बाद भी आलोक आज भी अत्यंत कंजूस है, इसे कहते हैं ढाक के तीन पात। तो अपन वाक्य में प्रयोग लिखेंगे, 1 करोड़, 1 करोड़ की लॉटरी, 1 करोड़ की लॉटरी जीतने के बाद, जीतने के बाद आलोक, आलोक आज भी, आज भी अत्यधिक कंजूस है, अत्यधिक कंजूस है, कंजूस है। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं डाक के तीन पात, तीन पात। ठीक है, ये हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली में अगर हम बात करें तो पहला हमारा दे रखा है इनिशियल्स, इनिशियल यानी लघु हस्ताक्षर, लघु हस्ताक्षर। अगला हमारा आता है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो यानी संविभाग, संविभाग, संविभाग। अब ये हमारा पार्ट ए है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट ए में हमें जितने भी आपके सिलेबस में दिया गया है सारे के सारे क्वेश्चन हमने एक एक करके किए। अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट बी पर। पार्ट बी की बात करेंगे तो पार्ट बी में मैंने आपको बताया था कि आज हम क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। हिंदी अनुवाद में आपके लाइनें भी दे सकते हैं, पंक्तियां भी दे सकते हैं और आपको पैराग्राफ भी दे सकते हैं। आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ वो आपका पैराग्राफ लेके आई हूँ। इस पैराग्राफ में पहले हम देखेंगे कि हम किस प्रकार है इसको सॉल्व करें या किस प्रकार हम इसके हिंदी का अनुवाद करें। सबसे पहले हम एक बार इसको पढ़ लेंगे, जैसा भी दिया हुआ है हम पढ़ लेते हैं। पीपल जनरली थिंक दैट इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड सिविलाइज्ड ए कंट्री नीड्स ए लॉट ऑफ फिजिकल पोजिशन सच एज मशीनरी, hug buildings and a car. I think most of the modern people give importance to this modern objects. Actually, civilization is an idea of the mind and not a gift of worldly objects. Civilization is knowledge and somewhat emotions. As far as knowledge is concerned, a man should possibly have a knowledge about self and about his environment. In reality, for becoming civilized, a man is required to be extrovert in the field of feelings and to unite himself to the outer world. इसमें एक चीज इसमें क्या बोली है, इसने अगर हम देखें ना तो इसने ये बोला है कि जो आधुनिक मनुष्य है वो क्या चीज सोचता है। ठीक है, हम साधारणतः क्या चीज सोचते हैं, थोड़ा थोड़ा ये चीज आ रहा है कि अपने पे लेके चल रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको समझ गए, हमें अब इसका क्या करेंगे, एक एक लाइन का इसमें देखेंगे कि इसने क्या बोला है। पीपल जर्नली, सामान्यतः लोग, ठीक है, थिंक दैट इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड सिविलाइज्ड। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, लोग साधारणतः सोचते हैं। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड सिविलाइज्ड ए कंट्री नीड ए लॉट ऑफ फिजिकल पोजिशन सच एज ए मशीनरी, हग बिल्डिंग्स एंड ए कार। यानी कि लोग क्या सोचते हैं कि देश को सभ्य कहलाने हेतु प्रचुर मात्रा में
प्रचुर मात्रा में क्या होने चाहिए, भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि बहुत सी मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, कार हो गई। ठीक है, लेकिन फिर ये क्या बोलता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मॉडर्न पीपल गिव इम्पोर्टेंस टू दिस मॉडर्न ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मेरे विचार से अधिकतम या अधिकतर जो आधुनिक मनुष्य है वो इन भौतिक वस्तुओं को महत्व देते, इम्पोर्टेंस है वो देते हैं। एक्चुअली सिविलाइजेशन, वास्तव में सभ्यता, इज एन आइडिया ऑफ द माइंड एंड नॉट ए गिफ्ट ऑफ वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स। यानी जो वास्तव में सभ्यता है वो मस्तिष्क की एक सोच है, मस्तिष्क की एक आइडिया ऑफ द माइंड, मस्तिष्क की सोच है, न कि वो भौतिक साधनों की देन है, न कि वो भौतिक साधनों की देन है। सिविलाइजेशन इज नॉलेज एंड समवट इमोशन। ठीक है, सभ्यता कुछ है वो नॉलेज यानी ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं। ठीक है, और ये क्या है, कुछ भावना की है। तो सिविलाइजेशन यानी जो सभ्यता है वो कुछ ज्ञान की बातें और कुछ भावना की है। एज फार एज नॉलेज, जहां तक ज्ञान का संबंध है, इज कंसर्न ए मैन शुड पॉसिबली हैव नॉलेज। ठीक है, मनुष्य को अपने स्वयं के बारे में नॉलेज अबाउट सेल्फ एंड अबाउट हैज एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, मनुष्य को अपने स्वयं के बारे में और अपने पर्यावरण के बारे में जैसे संभव हो ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इन रियलिटी ऑफ बिकमिंग सिविलाइज्ड ए मैन इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सट्रोवर्ट इन द फील्ड ऑफ फीलिंग्स एंड टू यूनिट हिमसेल्फ टू द आउटर वर्ल्ड। यानी वास्तविक रूप में सभ्य होने के लिए, इन रियलिटी ऑफ बिकम सिविलाइज्ड, वास्तविक रूप में सभ्य होने के लिए क्या बोला है कि मैन इज रिक्वायर्ड, आदमी को आवश्यकता है, टू बी एक्सट्रोवर्ट इन द फील्ड, मनुष्य को जो इसकी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, यानी सभ्य होने के लिए जो भावनाओं का क्षेत्र है, में भी मनुष्य को स्वयं से बाहर निकलने के लिए और आपको बाहर की दुनिया से जोड़ने की आवश्यकता है। आउटर वर्ल्ड, बाहर की जो आपकी बाहर की जो दुनिया, उससे जोड़ने की आवश्यकता है। यानी कि वास्तविक रूप में सभ्य होने के लिए भावनाओं के क्षेत्र में भी और मनुष्य को स्वयं से बाहर निकलने के लिए भी आपको बाहर की दुनिया से जोड़ने की आवश्यकता है, आउटर वर्ल्ड। ठीक है, यूनिट यानी जोड़ने की, यूनाइट यानी जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये चीज इसने लिखी है, मैंने इसमें नीचे दिया भी है जे कि लोग साधारणतः सोचते हैं कि देश को सभ्य कहलाने हेतु प्रचुर मात्रा में भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि बहुत सी मशीनें हो गई, भवन, कार आदि। मेरे विचार में अधिकतर आधुनिक मनुष्य इन भौतिक वस्तुओं को महत्व देते हैं। वास्तव में सभ्यता मस्तिष्क की सोच है, न कि भौतिक साधनों की देन। सभ्यता कुछ ज्ञान की बात है, कुछ भावना की है। ठीक है, जहां तक ज्ञान का संबंध है, मनुष्य को अपने स्वयं के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में यथासंभव ज्ञान होना चाहिए, यथासंभव ज्ञान होना चाहिए। एक सेकंड, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। होना चाहिए, वास्तविक रूप में सभ्य होने के लिए भावनाओं के क्षेत्र में भी मनुष्य को स्वयं से बाहर निकलने और अपने आप को बाहर की दुनिया से जोड़ने की आवश्यकता है। तो इसमें जो भी चीज लिखा गया, मैंने 2-3 बार पढ़कर अपने हिसाब से इसको लिखा है। तो आप किस प्रकार इसको पढ़ो, किस प्रकार, अगर मैं एग्जाम में बैठती तो मैं किस प्रकार लिखती, वो मैंने इसमें आपको पढ़कर और अपने सोच के हिसाब से आपको बताया है। ये यहाँ पे हमारा आज का जो टेस्ट था वो कंप्लीट होता है। हमने पार्ट बी का एक आपका हिंदी अनुवाद का क्वेश्चन है वो किया, तो यानी अब हम पार्ट बी में लगभग से आपके कर चुके हैं। आपका प्रारूप लेखन में आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, और 2 टॉपिक है आपके किस में बचे हुए हैं, आपके पत्र लेखन में बचे हुए, वो मैं जल्दी आपको और करवा दूंगी, साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस है और हम करेंगे। फिर आपका जैसे ही पार्ट बी कंप्लीट होता है हम चलेंगे पार्ट सी पर। फिर हम एक एक क्लास है वो किसकी करेंगे, आपके निबंध पर लेके आएंगे। हमें निबंध और पार्ट बी इनकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि हमें ये होना चाहिए कि जो एग्जाम में एक निबंध है वो 3-4 जैसे हमें देते हैं कि इनमें से हमें है वो करना होता है, तो वो 3-4 में से एक तो हमारी प्रैक्टिस किया हुआ ही आना चाहिए। ऐसे ही हमारे पार्ट भी होना चाहिए। पार्ट ए हमारा साथ साथ कवर हो ही रहा है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।